हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज का पर्व है भाई बहन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की, इस भाई बहन के बहुत अटूट प्रेम के इस त्यौहार की, इस उत्सव की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित टॉपिक अपन लेकर के चल रहे थे और आज उसका तीसरा टॉपिक आपके सामने में लेकर के आ रहा हूँ, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, देखो साथियों, इसके 3-4 नाम है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सर, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। किस नाम से जानते हैं साथियों? ग्रीन हाउस इफेक्ट। शॉर्ट में आपको मिलेगा GHE। G फॉर ग्रीन, H फॉर हाउस और E फॉर इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर GHE। इसके अलावा इसके जो नाम आते हैं वो है उष्मीय वैश्वीकरण, उष्मीय वैश्वीकरण, या फिर इसे कहा जाता है तापीय वैश्वीकरण, तापीय वैश्वीकरण, या फिर इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारे के सारे नाम साथियों आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 नाम हो चुके हैं और 6 में से किसी भी नाम के अकॉर्डिंग वो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर शॉर्ट में इसे कहा जाता है GHE। इसके अलावा इसे उष्मीय वैश्वीकरण, तापीय वैश्वीकरण, या फिर कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो सभी का मतलब क्या है। जैसे ग्लोबल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मित्रों ग्लोब, और ग्लोब किसे कहते हैं अपन? पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी को। वार्मिंग के अंदर एक नाम आपको दिख रहा है वार्म, WARM, और वार्म का मतलब होता है गर्म होना, और ING कहाँ लगता है? जहाँ ये प्रोसेस लगातार जारी रहती है, कंटिन्यू जारी रहती है। तो आपकी सीधी सीधी डेफिनेशन होगी पृथ्वी का लगातार गर्म होना। इस अर्थ का लगातार गर्म होना क्या कहलाता है साथियों? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, तापीय वैश्वीकरण कहलाता है, उष्मीय वैश्वीकरण कहलाता है, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो इसकी फुल फॉर्म बनती है। GHE का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर इसके जो उपनाम आपके सामने लिखे हुए वो सारे के सारे आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अब देखो अपन बात करते हैं इसके एक एक पॉइंट की। विशेषतः यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से आते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आज तक पुटअप हो चुके हैं, उन सारी बातों की अपन चर्चा करेंगे। देखो पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से ग्रीन हाउस की। बहुत ही सिंपल वे में आपको ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। ग्रीन हाउस का मतलब होता है दोस्तों हरा घर, हरा घर। अब हरा घर कौन सा होता है सर? तो आपने काफी खेतों के अंदर ऐसा एक तंबूनुमा संरचना आपने देखी होगी, और इस तंबूनुमा संरचना के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे पौधे अंकुरित, बीज अंकुरित किए जाएंगे, बीज फिर पादपों में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे पादप जो ठंड सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड जब पड़ती है तो वो झुलस जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे पादपों को सर्दी लग जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीजों का अंकुरन किया जाएगा। ये बीजों के अंकुरन के बाद पादप विकसित होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो आप सबको पता है कि ये जो पादप आपको दिख रहे हैं वो प्लांट सारे कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के। और ये विशेष पॉइंट आप जानते ही ऑलरेडी कि पादपों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की वजह से होता है? तो सर वो क्लोरोफिल या पर्णहरित या हरित लवक की वजह से होता है। तो हरे रंग के ये प्लांट, इसलिए इस घर को क्या नाम दे दिया गया? ग्रीन हाउस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मित्रों? ग्रीन हाउस। अपन पहले बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट को अपन बाद में लेकर के आएंगे, पहले अपन ग्रीन घर की बात करें ताकि आपको अच्छी तरीके से डाटा क्लियर हो जाए।
तो इन नन्हे नन्हे पादपों की वजह से इनका रंग जो हरा, उस हरे रंग की वजह से इस घर को किस घर के नाम से जाना जाता है? ग्रीन हाउस के नाम से जाते हैं। क्या विशेषता है साथियों इस घर की? सूर्य से आने वाली जो लघु सौरिक विकिरणें होती हैं, या फिर आप सीधा सीधा याद यूं रखना कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें इस घर के अंदर आ तो जाती हैं, लेकिन याद रखना ये कांच या प्लास्टिक का बना हुआ तंबूनुमा उपकरण होता है, तंबूनुमा संरचना होती है। प्लास्टिक प्लस कांच मिक्स से बना हुआ ये स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ये प्रकाश की किरणें आ तो जाती है, लेकिन इस पृथ्वी धरातल से टकराने के बाद वापस बाहर नहीं जा पाती हैं, और वापस बाहर नहीं जाएंगी तो ये इस आंतरिक सतह से टकराकर बार बार इनका इधर ही परावर्तन होता रहेगा, जिससे इस ग्रीन घर का ताप क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। अब आप सबको पता है कि सूर्य से आने वाली विकिरण इसके अंदर आ तो वही, लेकिन परावर्तित हो रही है, बार बार इसके अंदर ही परावर्तित होकर के पृथ्वी के धरातल को बढ़ा रही है, टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो ठंड के दिनों में जो पौधे बाहर खुले आसमान के नीचे पनप रहे हैं वो झुलस जाते हैं, लेकिन जो पादप ठंड सहन नहीं कर सकते हैं उनको इस प्रकार के घरों में आसानी से तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ से इन पादपों को उखाड़कर खेत में भी लगा सकते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े बड़े हो गए, सहन शक्ति इनकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले प्लांट भी यहाँ से तैयार किए जा सकते हैं। तो बहुत अच्छी टेक्निक है। आपको विशेष क्या रखना है, इस घर के अंदर कांच या प्लास्टिक का बना घर होता है, जिसके अंदर पादप तैयार किए जाते हैं। हरे रंग के पादप होते हैं, इसलिए इन पादपों के हरे रंग की वजह से इस घर को कैसा नाम दिया गया है? ग्रीन घर नाम दिया गया है। अब साथियों एक बात आपको विशेष याद रखनी है, ये ग्रीन घर कौन से प्रदेशों में ज्यादातर बनाए जाते हैं? तो मित्रों आपको याद रखना है, शीत पर्वतीय प्रदेशों में ये ग्रीन घर ज्यादा बनाए जाते हैं। मतलब ऐसे इलाके, ऐसे पर्वतीय स्थान जहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसे स्थानों पर ये ज़्यादातर विकसित किए जाते हैं। ये ग्रीन घर ज़्यादातर बनाए जा रहे हैं। हालांकि आप अपने घर के आसपास या फिर अपने कस्बे में भी एक आध खेत में आप ये ग्रीन घर देख सकते हैं आराम से। तो आपको ये याद रखना है, ठंडे शीत पर्वतीय प्रदेशों के अंदर ये बहुतायत में बनाए जाते हैं। अब देखो मित्रों, ये ग्रीन घर किस प्रकार से ग्रीन हाउस से रिलेटेड है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो मैं इधर दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। आप सभी को पता है कि जीवाश्म ईंधन के दहन से, जीवाश्मीय ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकल रही है मित्रों? CO2 गैस। इसके अलावा कल कारखानों से भी कौन सी गैस निकल रही है? CO2 गैस। इसके अलावा उद्योग धंधे और जो चिमनियां हैं, उद्योग धंधे व चिमनियों से भी कौन सी गैस निकल रही है? CO2। इसके अलावा गाड़ियों में जो ईंधन डाला जा रहा है उस ईंधन के दहन से भी कौन सी गैस निकल रही है? CO2। अब आप ये अनुमान लगा लो कि वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा दिन दिन बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कि वायुमंडलीय CO2 गैस की मात्रा 0.03% है। याद रखना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितने परसेंट है? 0.03%, लेकिन इसकी मात्रा 0.04% हो चुकी है। और ये 0.04 मतलब 0.01% जो मात्रा इसकी बढ़ी है वो ही काफी नुकसानदायक साबित हो रही है। तो ये CO2 गैस क्या करती है? पृथ्वी के अंदर ये इस प्रकार का एक, वायुमंडल के अंदर इस प्रकार का ये एक आवरण बना रही है। जिस प्रकार से ग्रीन घर का जो आवरण बना हुआ है, जो मानव निर्मित है, ये आर्टिफिशियल है। ये CO2 गैस जो जीवाश्म ईंधन कल कारखानों से, उद्योग धंधों, चिमनियों से, गाड़ियों के ईंधन के दहन के बाद निकल रही है, लकड़ी के जलने के बाद निकल रही है, गैसों के जलने के बाद निकल रही है। तो वो CO2 गैस क्या कर रही है? अपने पृथ्वी के वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रकार का आवरण बना रही है। अब इस आवरण में क्या होगा? सेम टू सेम इस प्रकार की प्रोसेस होती है। सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो सारी की सारी किरणें इसके अंदर प्रवेश तो कर जाती हैं, और सूर्य से आने वाली किरणें कैसी हैं? लघु सौरिक विकिरणें हैं ये। लेकिन ध्यान देना मित्रों, ये लघु सौरिक जो विकिरणें होती हैं ये इस CO2 के आवरण को पार करके पृथ्वी धरातल पर तो आ जाती हैं,
लेकिन इस पृथ्वी के धरातल से टकराकर के ये इस CO2 के आवरण से बाहर नहीं निकल पाती है। अब CO2 के आवरण से बाहर नहीं निकल पाएंगी तो बार बार सेम टू सेम प्रक्रिया है, वो मानव निर्मित है, ये प्रकृति के अंदर खुद ही बन रही है। तो ये बार बार परावर्तन होगा इन किरणों का। तो आप सबको पता है जब ये इस आवरण से बाहर नहीं जा पा रही है तो पृथ्वी धरातल का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपको ये बात विशेष याद रखनी है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे मुख्य जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है मित्रों? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, रीट में भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है, पटवार में भी आ चुका है, SSC के पेपर में पूछा जा चुका है, इसको लैब असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, सीधा सीधा पूछता है वो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वो है आपकी मित्रों CO2। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं। इन सारे के सारे प्रोसेस के बाद जो CO2 निकलती है वो CO2 अपने वायुमंडल में एक आवरण बनाती है और ये आवरण क्या करता है? सूर्य से आने वाली विकिरणों का अंदर तो आने देता है, लेकिन पृथ्वी धरातल से टकराने के बाद ये विकिरणें इस आवरण को पार करके वापस बाहर नहीं निकल जा पाती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर दिन दिन लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इस प्रभाव को अपन किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब देखो इसकी बिल्कुल अच्छी सी डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, वो आपको विशेष याद रखना है। तो आपको याद रखना है CO2 गैस के कारण पृथ्वी का औसतन तापमान का लगातार बढ़ना, पृथ्वी के औसतन तापमान का लगातार बढ़ना। आपको ये बात विशेष याद रखनी है, कौन सी गैस इसके लिए मुख्य उत्तरदायी है? CO2। तो CO2 गैस के कारण पृथ्वी के औसतन तापमान का लगातार बढ़ना आपका कहलाता है GHG, ग्रीन हाउस प्रभाव। उष्मीय वैश्वीकरण या फिर तापीय वैश्वीकरण या फिर कहलाता है मित्रों ग्लोबल वार्मिंग। तो ये इतनी सारी बातें आपकी विशेष याद रखनी है। ये इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के जैसे एग्जाम में सीधा भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? पृथ्वी के औसतन तापमान में लगातार वृद्धि होना। तो इस CO2 गैस की वजह से अपनी पृथ्वी का जो औसतन तापमान है वो दिन दिन या प्रतिदिन या लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और इस प्रभाव को अपन किस नाम से जानते हैं मित्रों? ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो आपको एक बात विशेष याद रखनी है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी वजह से पैदा होता है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण पैदा हो रहा है। और इन ग्रीन हाउस गैसों की जो अवधारणा है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा सबसे पहले 1824 में सन 1824 में प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे जोसेफ फोरियर। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ग्रीन हाउस प्रभाव किन गैसों की वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा सबसे पहले कब प्रस्तुत की गई? 1824 में। किसने प्रस्तुत की? जोसेफ फोरियर ने। कब प्रस्तुत की? 1824 में। क्या प्रस्तुत किया था? ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा प्रस्तुत की थी कि इन गैसों की वजह से पृथ्वी का औसतन तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मित्रों आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा सबसे पहले 1824 में जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। अब अपन बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। ग्रीन हाउस
गैस कौन कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ एक बिल्कुल मस्त वाली ट्रिक, बहुत शॉर्ट ट्रिक, जिसकी वजह से आप कभी भी ग्रीन हाउस गैस के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका ग्रीन हाउस गैस से निकला है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। और वो ट्रिक है साथियों मेरी बहुत ही सिंपल, बहुत ही अट्रैक्टिव, आप उसको भूल भी नहीं सकते। और वो ट्रिक क्या है मेरी, ध्यान से सुनना। मीना को जलवों से, का मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, गोले में फिट कर दिया है। मीना को जलवों से, जैसे अपन काफी बार बोलते हैं ना तेरा ही जलवा, ऐसा ऐसा वो एक गाना चलता है ना, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कौन सा गाना है वो। तो उसी के तर्ज पर ये ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है। आपसे कोई पूछे क्या से, जैसे अपन राजस्थान की बात करते हैं तो इधर अपन बोलते हैं के है ना, के है। और यदि आप हरियाणा बॉर्डर की तरफ निकलेंगे तो आपको के है नहीं मिलेगा, केस है मिलेगा, केसव आया। समझ रहे मेरी बात को। तो आपसे कोई पूछे केस है तो आपको क्या बोलना है, मीना को जलवोस है। केस है, मीना को जलवोस है। समझ में आ रही मेरी बात, मीना को जलवोस है। तो ये आपकी बन गई ट्रिक। किसकी ट्रिक बनी है, ग्रीन हाउस गैसों की ट्रिक बनी है। क्वेश्चन किस प्रकार से आज तक के एग्जाम में पुटअप हुए हैं, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या फिर निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे। ध्यान देना साथियों, मीना को जलवों से, मी का मतलब है मित्रों मीथेन, मी का मतलब है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4। मीथेन को मेथेन भी बोलते हैं अपन, और इसको मार्स गैस कहा जाता है क्योंकि यह मार्सी स्थान या दलदली स्थानों से प्राप्त होने वाली गैस है। इसके अलावा चावल या धान के खेतों से प्राप्त होती है, गोबर से प्राप्त होती है, इसके अलावा ये प्राप्त होती है आपके जुगाली करने वाले पशुओं से प्राप्त होती है, इसके अलावा कोयले की खानों से प्राप्त होती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। ना का मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये आपको याद रखना है N2O, N2O। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस भी कौन सी गैस होती है दोस्तों, ये N2O ही होती है, जिसको आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के नाम से भी जान सकते हैं। O का मतलब है CO2, CO2 बोले तो कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आपको पता चल गया, मी फॉर मीथेन हो गया, ना फॉर नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, को फॉर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जलवो, जलवो में जल का मतलब होता है जलवाष्प। ध्यान देना मित्रों, जलवाष्प भी आपके ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पेपर में आ चुका है। अब देखना ध्यान से, वो में किसकी ध्वनि आ रही है, सर वो में ध्वनि आ रही है ओ की, वो में किसकी ध्वनि आ रही है, ओ की। और O4 होता है मित्रों ओजोन। O4 क्या होता है, ओजोन। और ओजोन को कल ही अपने बात की थी, प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फ्रियोन होता है। क्षय का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ये घटना आपकी वायुमंडल में घटित हो रही है, जिसको आप ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा सन 1824 में जोसेफ फोरियर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप उनको याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक है मित्रों अपनी मीना को जलवों से। क्या से, मीना को जलवों से। और मीना के जलवे के अंदर आपको सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें मिल चुकी है। मीन का मतलब है मीथेन CH4, ना का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड N2O, को का मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जलवों में जल का मतलब जलवाष्प, और वो में किसकी ध्वनि आ रही है, O की ध्वनि आ रही है। और O4 होता है ओजोन, और ओजोन को प्रभावित कौन करता है, CH करता है। ओजोन परत का अपक्ष का जो मुख्य कारक है वो अपन प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, और वो था आपका CFC, और इसका कोई भी मतलब आपको याद नहीं रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो किस टाइप से आते हैं, आपको देता वो निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन CH4, 2 नंबर ऑप्शन N2, 3 नंबर ऑप्शन CO2, और चौथा नंबर ऑप्शन देता हुआ आपको हाइड्रोजन। तो आपको पता चल चुका है कि हाइड्रोजन अपनी ट्रिक में नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। या फिर देता है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, और उसके लिए आपको ऑप्शन के रूप में क्या डालेगा, जैसे हाइड्रोजन डाल दिया, जैसे नाइट्रोजन डाल दिया, जैसे आपका दे दिया उसने ऑक्सीजन दे दिया, और चौथा दे दिया आपका CO2। तो आप आराम से अपने क्वेश्चन को इस ट्रिक के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। ट्रिक आपको याद रहेगी, नाम आपको याद रहेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाएंगे। अब देखो 2 क्वेश्चन और इसके इंपॉर्टेंट बच चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखो अपन इसको क्लियर करते हैं। अब देखो 2 विशेष पॉइंट आपके कौन कौन से बचते हैं यहाँ से, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको विशेष याद रखना है मित्रों, ये जो CO2 गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, इस CO2 गैस का मापन सबसे पहले कब किया गया था? इस CO2 गैस का मापन सबसे पहले 1958 में, 1958 में हवाई द्वीप की एक सौर वेधशाला है, सौर वेधशाला, और उस सौर वेधशाला का नाम है मोना लोआ, मोना लोआ सौर वेधशाला। यहाँ पर इस CO2 गैस का मापन किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या रखना है, CO2 गैस का मापन सबसे पहले कब किया गया, 1958 में किया गया। कहाँ किया गया, हवाई द्वीप के सौर वेधशाला। और हवाई द्वीप की कौन सी सौर वेधशाला थी वो, उस सौर वेधशाला का नाम भी आपको याद रखना है, मोना लोआ नामक सौर वेधशाला से 1958 में CO2 गैस का मापन किया गया था। इसके अलावा अपन पॉइंट की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, या फिर CO2 गैस की मात्रा को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव दिन दिन जो बढ़ता जा रहा है उसकी मात्रा को कम करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, और वो सम्मेलन क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल, और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब संपन्न हुआ था, 11 दिसंबर 1997 को। ये पॉइंट आपको विशेष याद रखना है, 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल संपन्न हुआ था, और इसके अंदर 141 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था, 141 देशों ने भाग लिया था। और ये क्वेश्चन मित्रों आया था RPSC सेकंड ग्रेड, लास्ट ईयर जो RPSC सेकंड ग्रेड का पेपर निकल के गया था, उस पेपर के अंदर सीधा सीधा प्रश्न छपा था, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से है। कल मैं आपके सामने बात करके गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंध रखता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका संबंध रखता है ओजोन परत के अपक्ष से, ओजोन परत के अपक्ष से। सीधे सीधे सपाट क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत के पक्ष से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस प्रभाव से। दोनों प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव दिन दिन लगातार जो बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन संपन्न हुआ था 11 दिसंबर 1997 को। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, 141 देशों ने।
और सबसे बड़े पॉइंट की बात करें तो सर क्या इस ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से क्या दुष्परिणाम अपने सामने आ सकते हैं। तो मित्रों इसका जो खतरनाक दुष्परिणाम अपन को देखने को मिल रहा है वो आपको नोट लगा कर क्या रखना है। लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बड़े बड़े जो हिमनद ग्लेशियर जिसको अपन कहते हैं, बड़े बड़े बर्फ के जो पहाड़ है इस दुनिया में, वो लगातार पृथ्वी के औसतन तापमान के बढ़ने की वजह से क्या होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। और आपको एक विशेष बात मैं और बता देता हूँ, यदि इसी प्रकार से CO2 गैस की मात्रा बढ़ती गई, वायुमंडल के अंदर इस CO2 गैस की मात्रा बढ़ती गई, तो लगातार ये जो पृथ्वी का औसतन तापमान है वो बढ़ता जाएगा। और यदि ये बढ़ता रहा तो आपके सामने ये हानिकारक रिजल्ट सामने आ सकते हैं। आप सबको पता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए तो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर जमा हैं। और यदि पृथ्वी का औसतन तापमान लगातार बढ़ता ही गया, CO2 गैस की मात्रा पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये हिमनद या बर्फ के बड़े बड़े जो पहाड़ है जिसको आप ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, वो पिघलना स्टार्ट कर देंगे। और फिलहाल पिघल भी बहुत रहे हैं, लेकिन यदि और टेम्परेचर बढ़ा तो अपने सामने बड़ी दुविधाएं आ सकती हैं और अपन जलमग्न हो सकते हैं। मतलब संपूर्ण पृथ्वी क्या हो सकती है मित्रों, जलमग्न हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित। तो साथियों ये टॉपिक आपका पूरा होता है और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।